गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ambitiousbaba.com। तो देखो, आज का ये टॉपिक जो है ये बहुत ही आप लोगों के लिए एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं हम लोग ambitiousbaba.com की टीम की तरफ से। देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम चैनल्स, हमारे अकाउंट पे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये पूछे जा रहे हैं कि सर, अगर अभी हमने IBPS क्लर्क करके ज्वाइन कर लेते हैं और हमारा फिर SBI क्लर्क एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो व्हाट इफ वी वांट टू ज्वाइन SBI एज ए क्लर्क, और मैं एसबीआई एज ए क्लर्क ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो क्या प्रोसेस होगा? क्या फिर आईबीपीएस मुझे रिलीज करेगी कि नहीं करेगी? ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। और हम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आप हम लोगों से जब पूछते हो, तो हम लोग भी इसके जब पीछे जब जब इसको तैयार करते हैं, जब इसको आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए जब हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो एक अच्छा फील होता है कि आप लोगों में अंदर एक इस तरह की ईगरनेस है इस चीज़ को जानने के लिए। तो दिस इज़ वेरी गुड, कीप डूइंग दिस। तो आइए देखते हैं, और इस वीडियो के अंत तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर आप एग्ज़ाम छोड़ते हो, अगर आप एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम मतलब एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद से आईबीपीएस का नौकरी को जब आप छोड़ते हो, तो आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस वीडियो के एंड में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? देखो, वही इन एवरी स्टूडेंट्स माइंड, हर आदमी, हर स्टूडेंट इसी में अभी परेशान है कि अगर मैंने आईपीएस क्लर्क एग्जाम क्लियर कर लिया और मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ, क्योंकि उसको अगर अच्छा बैंक मिल गया है, कोई भी बैंक उसको मिल गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, जैसा कि अभी हाल में ही रिजल्ट आया है एसबीआई क्लर्क आईपीएस क्लर्क मीन्स का, तो आप क्या करोगे? वहाँ पे जाओ, ज्वाइन कर लोगे। ठीक है? एसबीआई क्लर्क के एग्जाम और रिजल्ट होने में अभी टाइम है। तो आप तो क्वेश्चन है कि एसबीआई क्लर्क को मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहले उसके लिए पहले एसबीआई का एग्जाम आप जब निकाल लोगे, तो आपको ज्वाइन करना है, तो व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ द रेजिग्नेशन? रिजाइन करने का क्या प्रोसेस होगा? क्या सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट है? अगर है तो कितने अमाउंट का है? क्या ड्यूरेशन है उस बॉन्डिंग की? इस तरह के सारे क्वेश्चंस का जवाब जो है आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। एक छोटा सा वीडियो है 5 मिनट का, सिर्फ आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए ambitiousbaba.com की टीम की तरफ से थोड़ा सा सर्वे किया गया और हम लोग ने ये वीडियो बनाया है। ठीक है? किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में क्लर्कियल कैडरे में 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड आपको कंपनी के साथ ट्यून अप करने का समय को प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में क्लर्कल ग्रेड में 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड। इस पीरियड में क्या होता है कि बैंक को आप बैंक को समझते हो। तो अगर आप उस प्रोबेशन पीरियड के बीच में बैंक को रिजाइन करना चाहते हो, तो आपको, क्योंकि बैंक ने आपके एग्जाम पे, आपकी ट्रेनिंग पे पैसा खर्च किया है। ठीक है? तो बैंक आपसे 15 डेज का सर्विस मांगती है। 15 डेज का सर्विस मांगती है। इस 15 डेज में बैंक क्या करती है? अपने आपकी जगह पर रिप्लेसमेंट ले लेती है और रिप्लेसमेंट को डिप्लॉय करती है। तो ये जो 15 डेज का जो है, अगर आप इमीडिएट छोड़ के चले जाओगे, तो बैंक को आपको आपके छोड़ने से बैंक को थोड़ा सा लॉस होगा। तो ये रेजिग्नेशन से पहले आपको 15 डेज का अपना नोटिस पीरियड सर्व करना होगा। ठीक है? उसके बाद से जिस भी बैंक को आप ज्वाइन किए हो, उस बैंक का एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होगा। बैंक आपको प्रोवाइड करा देगी। देखो, ये सब जो ज्वाइन करोगे ना आप, तो ज्वाइन करने के बाद आपके उस बैंक के इंटरनल पोर्टल में, बैंक के इंटरनल एचआर टीम से जब आप डिस्कस करोगे, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। सब वेल सेटल्ड बैंक है। इसमें आपको नहीं सोचना है कि कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, क्या लेटर लिख दें, क्या चिट्ठी लिख दें। ये सब नहीं सोचना। वेल एस्टेब्लिश्ड एक एचआर ऑर्गेनाइजेशन होती है इंटरनल कंपनी में, बैंक में। वो आपको प्रोवाइड कर देगी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। आप उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर दोगे रेजिग्नेशन की। उसके बाद से आपको आप एचआर सेक्शन की तरफ से आपको रिलीज कर दिया जाएगा 15 दिन के नोटिस पीरियड के बाद। कुछ ऐसी एजेंसी है कि आप 15 डेज भी सर्व करने के लिए तैयार नहीं हो। ठीक है? तैयार नहीं हो, या आपकी ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आपको अर्ली ज्वाइन करना है, आप उसको छोड़ना चाहते हो 15 डेज से पहले, तो देन इन दैट केस यू नीड टू डिपॉजिट सैलरी ऑफ द 15 डेज। 15 दिन का सैलरी बेसिकली क्या करती है कंपनी, जो आपके ट्रेनिंग पे या आपको रिप्लेसमेंट के लिए जो पैसा खर्च होता है, आप 15 डेज रहोगे तो कंपनी दूसरा आपका एक अल्टरनेट अरेंज कर लेगी। लेकिन आप अगर इतना भी टाइम नहीं देते हो, तो बैंक आपसे 15 डेज का जो है सैलरी जो है आपसे डिडक्ट कर लेगी आपके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट से। ठीक है? और अगर आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया है, अगर आपको प्रोबेशन पीरियड आपने कंप्लीट कर लिया हैप्पीली 6 मंथ का, ठीक है, उस केस में बस आप एचआर को
इन्फॉर्म कर दोगे, लेटर लिख दोगे, रिजाइन कर दोगे, जो भी बैंक की इंटरनल पॉलिसी होगी उसके तहत आप एचआर को अपना रिजाइन प्रोसेस जो है इनिशिएट कर दोगे। और विद इन फ्यू डेज, डिपेंडिंग अपॉन द बैंक एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, इट मे टेक 1 डे, इट मे टेक 2 डे, इट मे टेक 3 डे, 3 से 4 दिन के अंदर आपको रिलीव कर दिया जाएगा। किसी किसी केस में सेम डे भी रिलीव किया जा सकता है। अगर आपका अल्टरनेट ऑप्शन रेडी है वहाँ पे इमीडिएटली किसी को डिप्लॉय करके आपको रिलीव कर देंगे। तो प्रोबेशन पीरियड से पहले और प्रोबेशन पीरियड के बाद ये 2 एरा है बैंक को रिजाइन करने का। ये आपको क्लियर हो गया? प्रोबेशन पीरियड से पहले और प्रोबेशन पीरियड के बाद। इसमें आपको 15 डेज है, इसमें आपका 0 डे है, इसमें सैलरी डिडक्शन भी 15 डेज का है। इन केस इफ यू आर नॉट सर्विंग 15 डेज, इसमें आपको कोई सैलरी डिडक्शन नहीं है। ठीक है, एक ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। ठीक है, सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट। सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट देखो, सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट ये होता है कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से एक सर्विस बॉन्ड लेती है कि आप इतना पैसा जो है सबमिट कर दो एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर रेजिग्नेशन, डिपेंडिंग अपॉन योर सर्विस ऑफ द पीरियड, वो आपको कम होते जाएगा और आपको इतना अमाउंट देना होगा। अगर आप रिलीज करते हो तो वो पैसा जो है कंपनी रख लेगी, एम्प्लॉयर। ठीक है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कैनरा बैंक में कैंडिडेट हैव टू साइन अ सर्विस बॉन्ड, और ये जो होता है ये सिर्फ ये किसी भी सर्विस बॉन्ड के ज्वाइनिंग क्लर्कल ग्रेड में नहीं है। क्लर्कल कैडरे में सर्विस बॉन्ड का एग्रीमेंट का कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, बैंक पीओ के पोस्ट में डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक में डिफरेंट प्रोसेस और डिफरेंट क्राइटेरिया है बॉन्ड एग्रीमेंट का। जैसे कि कैनरा बैंक में एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपए प्लस 18% जीएसटी है, मिनिमम पीरियड ऑफ द 2 ईयर्स। इसका क्या मतलब होता है कि 2 ईयर्स के लिए आपको 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर देना होता है। सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट साइन हो जाता है, या तो आप पैसा जमा कर दो या तो सर्विस बॉन्ड साइन हो जाएगा कि इन केस अगर आप रिलीज करते हो तो आपको इतना अमाउंट देना होगा बैंक को। ठीक है, 1 लाख। और ये ना प्रो रेटा बेसिस पे होता है। अगर आप मान लो एक एक साल सर्व करने के बाद से आप 1.5 18th मंथ में आप जॉब छोड़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है उसमें भी आपको फिर 1 लाख देना होगा। ये सब भी देख लिया जाता है। सर्विस बॉन्ड में देखा जाता है कि फिक्स सर्विस बॉन्ड है या फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग का मतलब ये देखो, अगर ऐसा हुआ कि आपने 24 मंथ का सर्विस बॉन्ड साइन कर दिया, आप 23rd मंथ में जो है आप रिलीज होना चाह रहे हो, रिजाइन कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा 1 लाख काट लेंगे। अगर फिक्स है तो 1 लाख कटेगा, अगर फ्लोटिंग है तो इसके अकॉर्डिंगली। अगर 24 मंथ्स का 1 लाख, तो 1 मंथ का जो भी पैसा बनेगा वो आपका कट के बाकी आपका हो जाए। कट के मतलब अगर आपने डिपॉजिट किया, अगर बैंक की पॉलिसी की आपको आपको पहले डिपॉजिट करना है तो डिडक्शन होता है। अगर बैंक की पॉलिसी नहीं, सिर्फ बॉन्ड पे ही है, बॉन्ड के तहत है, उस केस में आपको उतना ड्यू अमाउंट एम्प्लॉयर को देना होगा, बैंक को देना होगा। तो ठीक है, इसलिए सर्विस बॉन्ड बॉन्ड एग्रीमेंट प्रोसेस जो है क्या कहते हैं, ये साइन होते हैं पीओ के एग्जाम में। उसके बाद से आफ्टर राइटिंग योर रेजिग्नेशन एप्लीकेशन, व्हेन यू विल सबमिट इट टू द एचआरएम सेक्शन, दे विल प्रोवाइड यू द एनओसी सर्टिफिकेट विच विल यू नीड टू ज्वाइन द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ देखो, मैंने इसके पहले एक और वीडियो बनाया था जिसमें क्लर्क के एग्जाम में कौन कौन से क्लर्क के, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना है। अगर आपने कहीं अपना एम्प्लॉयर दिखलाया हुआ है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पीएसयू में हो, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें एक कंपनी दूसरे कंपनी को अपनी सर्टिफिकेट के थ्रू बोलती है कि देयर इज वी आर नॉट हैविंग एनी ऑब्जेक्शन टू गेट दिस एम्प्लॉय ज्वाइंड इन योर कंपनी। एक एम्प्लॉयर दूसरे एम्प्लॉयर को ये इन्फॉर्मेशन देती है इस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से कि मुझे इस एम्प्लॉयर के मेरे ऑर्गेनाइजेशन से आपके ऑर्गेनाइजेशन में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। So this is a very important document if you are working in the government, in the PSU and everything. Okay, PSU or any other thing. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके लिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से आपके मन में अगर जो भी थोड़ा बहुत डाउट था कि आप अभी क्लर्क एग्जाम क्लर्क की कहीं पोस्टिंग ज्वाइन कर लेते हो, उसके एसएसबी क्लर्क में कैसे जाओगे, तो बिल्कुल ही आराम से जा सकते हो। बिल्कुल भी इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना काम बस अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम को निकालो। रेस्ट ऑल थिंग विल बी टेकन केयर by your institution, by ambitiouspower.com. ठीक है, ओके, थैंक यू।